हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे अरिहंत के प्रैक्टिस सेट ROE के। किसके? ROE के जो अरिहंत है उसके प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। पहले प्रैक्टिस सेट का तीसरा पार्ट है। कौन सा पार्ट है? तीसरा पार्ट है ये। ROE और UPPCS के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2 पार्ट आ चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है। और जो हिंदी का है, हिंदी का सारे पार्ट अलग से लाएंगे और ये आपको पर डे 7 बजे वीडियो मिलेगी शाम को। तो चलिए देखते हैं। 2 पार्ट में 104 क्वेश्चन तक हो गए। ये तीसरा पार्ट है। इसका नेक्स्ट देखिए। कथन है, स्त्रियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। आंकड़ों के अनुसार भारत में लड़कों की अपेक्षा लड़कियां प्रतिवर्ष अधिक संख्या में जन्म लेती हैं। कथन और कारण का क्वेश्चन है। कारण है, भारत में लड़कों की मृत्यु दर लड़कियों की मृत्यु दर की अपेक्षाकृत अधिक है। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है किंतु आर गलत है। डी, ए आर सही है किंतु ए गलत है। तो कौन सा सही है? ऑप्शन सी, ए सही है, आर गलत है। भारत में लड़कों की मृत्यु दर लड़कियों की मृत्यु दर की अपेक्षाकृत अधिक है, ऐसा नहीं है। देखिए नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची राज्य और सूची साक्षरता दर। गोवा की, केरल, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। देखिए गोवा की कितनी है? 87.8 यानी 1/2। केरल की कितनी है? 93.91% यानी बी का 1। त्रिपुरा की कितनी है? 87.75 यानी बी का 4। हिमाचल प्रदेश कितनी है? 83.78 यानी 3। 2 1 3 4 किस में है? 2 1 3 4 ऑप्शन ए। 2 1 3 4। तो गोवा की कितनी है? गोवा की कितनी है? 87.4। केरल की 93.13। त्रिपुरा की 87.75। हिमाचल प्रदेश की 83.78। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, शिशु मृत्यु दर जन्म से 1 महीने के अंदर होने वाली शिशु मृत्यु दर का आकलन करती है। दूसरा, शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में प्रति 100 जीवित जन्मों पर उसी वर्ष में मृत शिशुओं की संख्या है। उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो सही चुनना है। तो कौन सा सही है इसमें? ऑप्शन डी, एक ना तो एक और ना ही दो, दोनों गलत हैं। क्या है? देखिए शिशु मृत्यु दर जन्म से 1 महीने के अंदर, ऐसा नहीं। 1 साल में 1000 पुरुषों पर शिशुओं पर जो 100 नहीं है, कितनी है? 1000 जीवित जन्मों पर उसी वर्ष में मृत को संख्या है कितनी? 1000 पे होती है। नेक्स्ट, एक निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एक ऊर्जा पिरामिड किसी पारिस्थितिकी तंत्र की सर्वपक्षी स्थिति को सबसे अच्छा दर्शाता है। ऊष्मागतिकी के दूसरे सिद्धांत के आधार पर क्रमिक खाद्य स्तरों पर ऊर्जा की मात्रा में क्रमशः कमी आती है। दूसरा है, उत्पादक स्तर पर ऊर्जा सबसे अधिक होती है। ज्यों-ज्यों अगली कड़ियों की ओर जाती है ऊर्जा की मात्रा कम होती है क्योंकि प्रत्येक स्तर पर लगभग 90% ऊर्जा का व्यय हो जाता है तथा अगले स्तर पर करीब 10% ऊर्जा ही उपलब्ध होती है। उपरोक्त कथन ऊर्जा पिरामिड के संबंध में कहे गए जिनमें सही कथन है। तो देखिए कि दोनों कथन सही है। क्या? ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट, निम्न कथन जैविक भार पिरामिड के संबंध में है, विचार करें। पहला है, एक तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक सबसे छोटे जीव होते हैं तथा मांसाहारी सबसे बड़े। दूसरा, जैविक भार जीवों में क्रमशः उत्पादकों से लेकर मांसाहारियों की ओर हर खाद्य स्तर पर शारीरिक वृद्धि होती जाती है।
तीसरा, एक घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र अथवा वन पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों से लेकर ऊपरी मांसाहारियों की ओर हर खाद्य स्तर पर जैविक भार में क्रमशः कमी आती जाती है। उपरोक्त कथनों में से किससे जैविक भार पिरामिड उल्टी हो जाती है? तो किससे होती है? ऑप्शन सी केवल 3 से। एक घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र अथवा वन पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों से लेकर ऊपरी मांसाहारियों की ओर हर खाद्य स्तर पर जैविक भार में क्रमशः कमी आती जाती है। नेक्स्ट, एक जीव भौगोलिक क्षेत्र जो जैव विविधता का महत्वपूर्ण भंडार है और जिससे मानव द्वारा खतरा है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए जीव संकटग्रस्त क्षेत्र, बी जैव विविधता तृप्त स्थल, सी जैव विविधता भंडार, डी पर्यावरणीय संकट क्षेत्र। तो क्या कहलाता है? जीव संकटग्रस्त क्षेत्र। क्या? जीव संकटग्रस्त क्षेत्र। नेक्स्ट, भारत में जैविक डीजल के उत्पादन के लिए जैट्रोफा करकास के अलावा पेंगामिया पिनाटा को भी क्यों एक उत्तम विकल्प माना गया है? पहला है, भारत के अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में पेंगामिया पिनाटा प्राकृतिक रूप से उगता है। पेंगामिया पिनाटा के बीजों में लिपिड अंश बहुतायत में होते हैं, जिसमें लगभग आधा ओलिफिक अम्ल होता है। कौन सा सही है? क्या देखना है? उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो क्या है आंसर? ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। क्या भारत के अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में पेंगामिया पिनाटा प्राकृतिक रूप से उगता है? और पेंगामिया पिनाटा के बीजों में लिपिड अंश बहुतायत में होते हैं, जिसमें लगभग आधा ओलिपिक अम्ल होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, टेक्सास वृक्ष रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध है। टेक्सास वृक्ष हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। तीसरा, टेक्सास वृक्ष से टैक्सोल नामक औषध प्राप्त की जाती है जो पार्किंसन रोग के विरुद्ध प्रभावी है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? तो कौन सा सही है? केवल दूसरा, ऑप्शन बी, टेक्सास वृक्ष हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में ऊर्जा फसलों के नाम सुझाए गए हैं। इनमें से किस एक की खेती एथेनॉल के लिए की जाती है? किसके लिए? एथेनॉल के लिए। ऑप्शन ए जैट्रोफा, बी पोंगामिया, सी मक्खा, डी सूरजमुखी। तो क्या है? ऑप्शन सी मक्का। मक्का किसके लिए? एथेनॉल के लिए। कौन सी? ऊर्जा फसलों के लिए। एथेनॉल किसके लिए? मक्का। तो कौन सी फसल है? मक्का। देखिए नेक्स्ट है कथन और कारण। मेथेनॉल पेड़ों की लकड़ी से तथा एथेनॉल अनाज वाले अथवा शक्कर वाले पौधों से प्राप्त की जा सकती है। कारण, यह पेट्रोल डीजल से कम ताप पर ज्वलनशील है। इस प्रकार भारी भरकम रेडिएटर के स्थान पर कारों में हल्के रेडिएटर काम कर सकते हैं। मेथेनॉल भी एक साफ तथा प्रदूषण रहित ईंधन है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की व्याख्या सही है। सी, ए सही है किंतु आर गलत है। डी, ए गलत है किंतु आर सही है। तो कौन सा सही है? ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है। क्या? ए सही है। मेथेनॉल पेड़ों की लकड़ी से तथा एथेनॉल अनाज वाले अथवा शक्कर वाले पौधों से प्राप्त की जा सकती है। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है,
पुनर्स्थापित न किए जाने वाले ऊर्जा स्रोतों में जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं आणविक ईंधन आते हैं। दूसरा, हाइड्रोजन वायु में ज्वलनशील है तथा इस क्रिया में ऑक्सीजन से मिलकर पानी बनाती है। इससे ऊर्जा 150 किलो जूल प्रति ग्राम निकलती है। अपनी सर्वाधिक कैलोरी क्षमता के कारण हाइड्रोजन एक बहुत अच्छा ईंधन साबित हो सकता है। तीसरा, गैसोहॉल एथेनॉल एवं गैसोलीन अथवा पेट्रोल का मिश्रण होता है। उपरोक्त कथनों में असत्य कथन क्या देखना है? असत्य कथन। तो क्या है, इनमें से कोई भी असत्य कथन नहीं है, तीनों कथन सही है। क्या है देखिए, पुनर्स्थापित न किए जाने वाले ऊर्जा स्रोतों में जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं आणविक ईंधन है। हाइड्रोजन वायु में ज्वलनशील है तथा इस क्रिया में ऑक्सीजन से मिलकर पानी बनाती है। इससे ऊर्जा निकलती है कितनी? 150 किलो जूल प्रति ग्राम में। अपनी सर्वाधिक कैलोरी क्षमता के कारण हाइड्रोजन एक बहुत अच्छा ईंधन साबित हो सकता है। गैसोहॉल एथेनॉल एवं गैसोलीन अथवा पेट्रोल का मिश्रण होता है। नेक्स्ट, जलाक्रांति या वाटर लॉगिंग के फलस्वरूप उत्पन्न समस्याओं में शामिल है। किसकी? जलाक्रांति के फलस्वरूप उत्पन्न समस्याएं। पहला है, जल भूमि की परत के नीचे इकट्ठा होने लगता है तथा निचले जल स्तर से जा मिलता है। दूसरा, भूमि के छिद्र पूरी तरह भर जाते हैं तथा भूमि में वायु की कमी हो जाती है। तीसरा, भूमि का जल स्तर ऊपर आ जाता है एवं पौधे की जड़ों को शोषण के लिए पर्याप्त हवा नहीं मिल पाती है। चौथा, फसलें जलमग्न हो जाती हैं तथा फसल की उत्पादकता क्या कम हो जाती है? क्या हो जाती है? उत्पादकता कम। तो क्या है? ये सभी है। क्या है? सभी। जलाक्रांति की उत्पन्न समस्याएं कौन सी होती है? सभी समस्याएं होती हैं। कौन कौन? जल भूमि की परत के नीचे इकट्ठा होने लगता है तथा निचले जल स्तर से मिलता है। भूमि के छिद्र पूरी तरह भर जाते तथा भूमि में वायु की कमी हो जाती है। भूमि का जल स्तर ऊपर आ जाता है एवं पौधों की जड़ों को शोषण के लिए पर्याप्त हवा नहीं मिल पाती है। फसलें जलमग्न हो जाती हैं, फसल की उत्पादकता कम हो जाती है। कैसे? जलाक्रांति से। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना 1961 ईस्वी में हुई। दूसरा, जुलाई 2000 में नंदनकानन वन उड़ीसा में 13 शेरों की मृत्यु का कारण ट्राइपोनोसोमियासिस रोग रहा। कौन सा रहा? ट्राइपोनोसोमियासिस रोग। यूकेलिप्टस वृक्ष को पर्यावरणीय मित्र कहा जाता है एवं इसके पत्ते के रस से सर्दी की औषधि विक्स बनाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी जीवनशाला कोलकाता में है। कौन सी सबसे बड़ी जीवनशाला कहाँ है? कोलकाता में। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो क्या है? ऑप्शन बी 1, 2 और 4 सही है। कौन सा? विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना 1961 में हुई थी, ये सही है। जुलाई 2000 में नंदनकानन वन उड़ीसा में 13 शेरों की मृत्यु का कारण ट्राइपोनोसोमियासिस रोग रहा, ये भी सही है। देखिए, यूकेलिप्टस वृक्ष को पर्यावरणीय मित्र कहा जाता, नहीं, क्या कहा जाता? पर्यावरणीय आतंकवादी। किसको? यूकेलिप्टस को। भारत की सबसे बड़ी जीवनशाला कहाँ पर है? कोलकाता, ये भी सही है। यानी 1, 2 और 4 सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित दशाओं में से कौन वैश्विक तापन के असर को इंगित करता है? किसके लिए? ग्लोबल वार्मिंग के लिए। पहला है सागरीय ताप में उत्थान। दूसरा, मौसमी दशाओं में परिवर्तन। तीसरा, वैश्विक तापमान औसत में समृद्धि। चौथा, हिमानी क्षेत्रों में हिमनदों का सिकुड़ना, हिम का पिघलना एवं हिम शिलाखंडों को विखंडित होना। उपरोक्त कथनों में से सही कथन है।
किसके? ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये चारों कथन सही है। कौन से? सागरीय ताप में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, वैश्विक तापमान औसत में समृद्धि, हिमालयी क्षेत्रों में हिमनदों का सिकुड़ना, हिम का पिघलना एवं हिमशिला खंडों का विखंडित होना। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज UNFCC, कौन सा? UNFCCC एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका गठन ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कोपेनहेगन 2009 में किया गया। कब? 2009 में। बी जोहान्सबर्ग में 2002 में धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में किया गया। सी रियो दी जेनेरो में 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट में किया गया। डी स्टॉकहोम में 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव पर्यावरण सम्मेलन यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट में किया गया। तो कौन सा सही है? ऑप्शन सी रियो दी जेनेरो में 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट में किया गया। किसका? UNFCCC का गठन। किसका? UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए राज्य और राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड, असम, उड़ीसा, कर्नाटक। राष्ट्रीय उद्यान दिए बांदीपुर, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल और मानस। तो देखिए उत्तराखंड का कौन सा है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान यानी दूसरा एक है। असम का मानस चौथा, उड़ीसा का सिमलीपाल तीसरा, कर्नाटक का बांदीपुर पहला, यानी 2 4 3 1। किसमें? 2 4 3 1 ऑप्शन बी। तो उत्तराखंड में कौन सा है? राजाजी। असम में कौन सा है? मानस। उड़ीसा में सिमलीपाल, कर्नाटक में बांदीपुर। देखिए एक नेक्स्ट एक वीडियो लाएंगे चैनल इसी पर, जितने भी राज्यों में राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व है, सबकी एक वीडियो साथ में लाएंगे, वो जल्दी ही वीडियो लाएंगे। नेक्स्ट, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? किसकी? संसद की जो जॉइंट सेशन होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन? लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा स्पीकर संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। और जॉइंट सेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संसद के संयुक्त सत्र के संबंध में सत्य नहीं है? किसके? संसद के संयुक्त सत्र के संबंध में सत्य नहीं है। ए अब तक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 3 बार हो चुकी है। बी राज्यसभा के सभापति या उपराष्ट्रपति संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं। तीसरा, राष्ट्रपति संयुक्त सत्र के लिए दोनों सदनों की बैठक बुला सकता है। चौथा, डी संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त सत्र का आयोजन किया जाता है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? असत्य देखना है, यानी तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी बी। क्या राज्यसभा के सभापति या उपराष्ट्रपति संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं? नहीं करते। कौन करते हैं? लोकसभा का। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था जो निकल गया। लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, यानी ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, यही संयुक्त सत्र की। तो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और ऐसे ही अब तक दोनों सदनों की कितनी बार हो चुकी? 3 बार।
राष्ट्रपति संयुक्त सत्र के लिए दोनों सदनों की बैठक बुला सकता है। तो गतिरोध दूर करने के लिए बुलाया जाता है, किसके लिए? सही। नेक्स्ट, भारत के किस एयरपोर्ट पर देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सर्विसेज की शुरुआत की गई है? किसकी? पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सर्विस की शुरुआत की गई है। ऑप्शन है ए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बी चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सी कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो कहाँ पर की गई है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। किस पर? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहाँ पर है? दिल्ली की इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहाँ पर है? दिल्ली में। किसकी की गई? पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सी या ईसीटी सर्विस की शुरुआत की गई है। इसकी मदद से क्या होगा? परिचालन दक्षता में बढ़ोतरी होगी, साथ में कार्बन उत्सर्जन को कम करने में भी मदद मिलेगी। कितने किलोमीटर की? 2.1 किलोमीटर की, जो एयरपोर्ट के उत्तरी और दक्षिणी एयरफील्ड को कनेक्ट करेगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार में दिया है? कौन सा? मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार में दिया है। ऑप्शन ए उरुग्वे, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका, डी वियतनाम। किसको दिया है? ऑप्शन डी वियतनाम को। किसको? वियतनाम को। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया। इस समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ऑप्शन है ए 19, बी 18, सी 14, डी 11। तो कितने का किया गया था? 14 बैंकों का। कब? 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कितने बैंकों का? 14 बैंकों का। तो देखिए दोस्तों, जितने भी पहले सेट में फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन थे जीएस के, वो 125 क्वेश्चन थे। कुछ मैथ के थे तो मैथ के छोड़ दिए। अब जितने भी हिंदी के क्वेश्चन 60 क्वेश्चन रह गए हैं, उसकी वीडियो कल आएगी 60 की एक साथ। उसमें विलोम शब्द जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको देखेंगे। अगर मेरा प्रयास ये आपको अच्छा लग रहा है तो प्रैक्टिस सेट लगाने का है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। जो यूपी ROAR और यूपी PSC के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट। चलिए, धन्यवाद।